हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। ईवीएस के लिए आप लोगों के सीटेट एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वन लर्नर सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, चाहे जानवर से संबंधित प्रश्न हो, चाहे आपके पेड़ पौधे और तमाम जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, वही प्रश्न हम देखेंगे। आपका बहुत ही कम समय लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न आपको यहाँ पे इस वीडियो में वन लाइन मिलने वाले हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। तो यहाँ हम जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर में दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक में ये आपका चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपका ये प्रश्न बनता है। तो चींटियों के बारे में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो देख लेते हैं चींटियों के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं। चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। तो मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेते हैं? तलवों की गंध खासकर और सूंघ कर हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेते हैं। तो इस तरह आपके एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर दिया गया है। इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको बाखूबी अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है। इसीलिए हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। तो देखिए, बाहरी कुत्ते के बारे में एक कुत्ता कैसे जान लेता है? वो गंध के द्वारा। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को उसके मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि कोई बाहरी इलाके का कुत्ता हमारे इलाके में आया था। अगली पॉइंट की बात करते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब यहाँ से हम देखते हैं पक्षियों के और उनके आँखों और सिर के बारे में क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। किस किस टाइप के आपके एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ से ये क्लियर होता है कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तो एक प्रश्न वहाँ से आपका बनेगा, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। हर एक पॉइंट आप याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। तो पक्षियों को दूरी का एहसास कैसे होता है? जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं। जब पक्षी अपनी दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनको देखने का दायरा बढ़ जाता है। तो पक्षी के देखने का या दृश्य का दायरा कब बढ़ जाता है? जब पक्षी अपने दोनों आँखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं। चील, बाज, गिद्ध हमसे 4 गुना देख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप प्रीवियस ईयर में भी देख सकते हैं कि ये आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे इसको किसी भी टाइप से घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनर पूछे कि मनुष्य से 4 गुना कौन देख सकता है, चील, बाज, गिद्ध, या चील, बाज, गिद्ध कितना गुना ज़्यादा देखते हैं? 4 गुना। इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही तरीके से सॉल्व कर पाएँ।
आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली के रूप में देखते हैं। यहाँ से भी एक प्रश्न आपका हर बार बनता है एग्जाम में। सांप की बात करते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जब सपेरा बीन बजाता है तो कंपन को सुनता है, ना कि उस ध्वनि को सुनाई देता है। कंपन के माध्यम से वो अनुक्रिया करता है, इधर उधर अपना सिर हिलाता है, जिसको आप सांप का नाच समझ बैठते हैं। वो नाचता नहीं है, वो कंपन को अनुकरण करता है, उसको ध्यान लगाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर खास आवाज़ निकालता है। तो आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि लंगूर लंगूर किस समय एक खास तरह की आवाज़ निकालता है, या आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है कि लंगूर किसे देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है। तो जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों को संदेश पहुंच जाता है। और इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। सभी आपके वन लाइनर प्रश्न यहाँ पे हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हों, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुँचाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। तो कुछ भी प्राकृतिक घटना होने वाली है, इसकी जानकारी कुछ समय पहले ही जो अजीब हरकतें होती हैं इनका अनुभव हो जाता है उस जानवरों और पक्षियों को, जैसा कि ऊपर भी हमने आपको दिखाया है। इस पॉइंट में भी वही चीज़ है, जैसे आपकी कोई भी प्राकृतिक घटना आने वाली है, तूफान हो या भूकंप हो, इन सब की जानकारी पशु या पक्षी को अनुभव हो जाता है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका सीधे बन सकता है और ये सन आपसे पूछेगा कि किस समय सुनामी आई जो अंडमान की खास आदिवासी जनजाति को अनुभव हुआ और वह इलाका खाली करके चले गए। तो सन आपसे सीधा पूछ सकता है और इससे दो तीन टाइप से बनाया जा सकता है। इसीलिए हम आपको सिर्फ वन लाइनर करा रहे हैं, जिससे आपकी हर एक प्रकार की प्रश्न में पकड़ मजबूत हो जाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। अगला पॉइंट है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। मेढक को भी आप देख सकते हैं। अगर अधिक गर्मी के समय में आप देखिए, जो इस समय मौसम है, तो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। बारिश के मौसम आने पे पुनः वो निकल आते हैं। इस तरह कई ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। यहाँ छिपकली आप देख पा रहे हैं, मेढक हमने आपको बताया है। अब आते हैं आपको सलाद के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। सलाद आपके एग्ज़ाम में हर बार कह सकते हैं, हर बार आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाने वाला प्रश्न है सलाद से। सलाद भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते हैं। तो
तो पहला पॉइंट आपका यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि सलाथ जो है भालू जैसा दिखता है, पर ये भालू नहीं है। सलाथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सलाथ कितने घंटे सोता है और उल्टा लटक कर कौन सोता है। तो सलाथ उल्टे लटक कर सोता है 17 घंटे पेड़ों से। तो यहाँ से आप 2 टाइप के प्रश्न को आप ध्यान रख सकते हैं। सलाथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो सीधे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि सप्ताह में एक बार शौच कौन सा जानवर करता है। सलाथ को आपको याद रखना है। आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन को घुमाए, हमने जो यहाँ हर एक पॉइंट आपको दे रहे हैं अच्छे से आप याद रखिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। सलाथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो यहाँ भी 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सलाथ जो है 40 वर्ष में केवल 8 पेड़ों पर घूमते हैं। तो अपने पूरे जीवन काल में वो 8 पेड़ों पर ही बिता देते हैं। ये कह सकते हैं आप कि वो अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पर घूमकर बिता देते हैं। 40 वर्ष का उनका जीवन काल होता है। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बाघ के बारे में बहुत पूछा जाता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है, सलाथ भी आपका एनसीईआरटी में है, इसलिए ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और यहीं से आपके ईवीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा से हुए कंपन को भांप लेती हैं। तो यहाँ से मूंछें के बारे में सीधे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी मूंछों की सहायता से हवा में हुए कंपन को भी भांप लेता है या फिर पत्तों की हिलने से भी भांप लेता है जानवरों के बारे में, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। तो हवा के हुए कंपन से और पौधों के पत्तियों के हिलने से भी वो अपने शिकार का सही स्थिति का पता लगा सकता है। कौन? बाघ। और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ की मदद मिलती है मूंछों की सहायता से। तो यहाँ मूंछों से 2-3 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखिएगा। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। तो किसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है? बाघ की। तो यहाँ से 1 पॉइंट और आपका बन सकता क्या कह सकते हैं कि इसको कहेंगे बनेगा, और आपके एग्जाम में पूछा गया है तो पूछा भी जाएगा। तो सत्ता शक्ति का प्रश्न आप दिमाग से निकाल लीजिए। सीधे सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी को आप याद रखिएगा। बाघ हवा की वजह से पत्तों की हिलने, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया कि हवा के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों की हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। तो कान से प्रश्न आपका क्या बनेगा कि किस जानवर का कान अलग अलग दिशाओं में सुनने के लिए घूम सकते हैं। तो यहाँ आपको बाघ को याद रखना है। सभी पॉइंट, जितने भी पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी पॉइंट को याद रखिएगा। 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बहुत बार पूछा गया है। घाना, यहाँ घना लिखा हुआ, इसको घना या घाना समझिएगा। घाना पश्चिमी बिहार राजस्थान के भरतपुर ज़िले में है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। ये प्रश्न बना है, कालबेलिया किसे कहा जाता है? तो कालबेलिया सपेरों को कहा जाता है। नाग गुफन ऐसी डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र यानी गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नाग गुम्फन डिजाइन रंगोली, कढ़ाई, दीवारों को सजाने के लिए ये आपके गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं ये डिज़ाइन। तो यहाँ से ये डिज़ाइन आप याद रखिएगा, चाहे आपका नाग गुम्फन हो, रंगोली, कढ़ाई हो।
कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। तो पहले आपको याद रखना है कि कालबेलिया सपेरों से संबंधित है। कालबेलिया जो होता है, कालबेलिया नाच, ये सांप जैसी मुद्राएं इसमें की जाती हैं। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो जो सपेरा बीन बजाता है उसको आपने देखा होगा, वो आपकी जो बीन होती है उसको बीन कहते हैं। ये आपकी सूखी लौकी से बनाई जाती है। तो यहाँ से तुम्बा, खंजरी, बीन ये आपकी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। इस पे आपको 2-3 तरह के ऑप्शन देके आपसे एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से पूछेगा। सांप के बारे में 3-4 पॉइंट आपको देगा। उसके बाद पॉइंट को आपको छांट करके सही जवाब आपको देना रहेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, सांप में केवल भारत के, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। उनके नाम भी आपको याद रखना है, नाग, करैंत, दुबोई या दुईमुही आप कह सकते हैं, भफाई। ये 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। ये चारों को याद रखना है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 तरह के एग्जामिनर आपके एग्जाम में आपको पॉइंट देगा। उसके बाद उसमें आपको छांटने के लिए दिया जाएगा कि 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, 4 सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बना के एग्जामिनर देगा आपको फंसाने के लिए। तो आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। सभी पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी टाइप से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, आप कहीं भी फंसने वाले नहीं हैं। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर, तो यहाँ से 2 खोखले जहर वाले दांत आपको याद रखना है। वहाँ आपको एग्जामिनर 3-4 ऐसे खोखले दांत दिया रहेगा पॉइंट में बना के। ये आपको पॉइंट इसलिए दिया जाता है ताकि आपका कुछ समय खराब हो और आपको करने में भी समय लगेगा, जिससे आपके 1-2 प्रश्न आसानी से छूट जाएंगे। तो आपको यहाँ कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर करके जाना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। उनके 2 खोखले जहर वाले दांत दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। तो सीरम नाम की दवा दी जाती है सांप के काटे हुए व्यक्ति को, ये आपको याद रखना है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। तो उड़ीसा के किस ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है? कालाहांडी ज़िले में। ये आपसे कह सकता है कि कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, ये किस राज्य में है? तो आपको उड़ीसा याद रखना है। यानी इसी क्वेश्चन को बार बार एग्जामिनर कभी इस तरफ कभी उस तरफ घुमा के ही पूछता है, बस आपको अच्छे से याद रखना है। अत्रेयपुरम ज़िला आंध्र प्रदेश में है। ये अत्रेयपुरम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका थोड़ा सा नाम ही अलग टाइप से लगता है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि अत्रेयपुरम ज़िला किस प्रदेश में है? तो आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। भारत के विभिन्न प्रांत में आम पापड़। देखिए, आम पापड़ को जनरली लोग या शायद आप लोग भी जानते होंगे, इसको अमावट कहते हैं देसी भाषा में या ग्रामीण इलाके में समझ लीजिए। आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है, जैसे अमावट, बंगाली में आम सुट्टू, असम में आमटा, तेलुगु में मामड़ी, तंद्रा और मराठी में अम्बावाड़ी। तो यहाँ से आपको आम पापड़ के बारे में हर एक राज्य में अलग अलग टाइप से इसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है। क्योंकि डायरेक्ट अगर आपसे पूछेगा कि आमटा क्या है, तो असम में देखो आम पापड़ को आमटा बोला जाता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तेलुगु में मामड़ी तांद्रा, तो मामड़ी तांद्रा किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में बनेगा। तो यहाँ से ये दूसरी पॉइंट आपको याद रखना है।
आम पापड़ को ही तेलुगु में मामिड़ी तांड्रा कहते हैं। आम सुट्टू, तो बंगाली में इसको आम सुट्टू कहते हैं, आम पापड़ को। मराठी में अम्बावड़ी। तो यहाँ से ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे 4-5 शिफ्ट होते हैं उसमें अलग अलग टाइप से ये प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे ही अलग अलग टाइप से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बेहद ही कठिन लगेंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। अब हम यहाँ से देखेंगे स्वाद और पाचन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम आपको दे रहे हैं, सभी एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में ये बनेगा कि हमारे पेट का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाया जाने वाला रस ये अम्लीय होता है। यहाँ अम्लीय लिखा हुआ सही कर लीजिएगा, अम्लीय होता है, अम्लीय। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होता है। इसके पहले हमने आपको यहाँ कराया भी था, फिर से आपको देखने को मिला है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहाँ बहुत से लोग गरीब हैं। कि ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन होता है, फिर भी बहुत से लोग गरीब हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। ये यहाँ गलत टाइप हुआ है इस प्रश्न को। किसको कपड़े को छानने में यूज करते हैं? जल को यूज करते हैं। तो यहाँ मुस्लिम कहाँ से आ गया? मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। कांच बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए अगर आप जिस बर्तन में रखते हैं, चाहे वो कांच का जार हो, कोई बोतल हो, उसको आप पहले अच्छी तरह से सुखाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पिक्चर प्लांट, इसको नेफेंथिस भी कहते हैं। तो पिक्चर प्लांट को क्या कहा जाता है? नेफेंथिस कहा जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछा गया इस बार के, ये इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न में आपको नहीं जाना है, कहीं से बाय मिस्टेक गलत ये टाइप किया गया है। पिक्चर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है। देखिए, पिक्चर प्लांट नेफेंथिस से कई टाइप के प्रश्न बनते हैं, डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और आपकी पॉइंट दे करके, जैसे नंबरिंग आपके दे करके शत के बारे में पूछा जा सकता है। तो हर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि गंध को छोड़कर कीड़ों को आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। बेलग्रो के बारे में बात करते हैं। बेलग्रो भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। बेलग्रो सैंडल में खुरदरा या जो चिपकाने वाला होता है, या खुरदरा हिस्सा इसको कह लीजिए, जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। तो बेलग्रो आप समझ गए होंगे क्या है, जो आपके सैंडल में लगा होता है जिसको आप चिपकाते हैं। बेलग्रो आपका एक सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज द मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। ये कांटों वाले बीज आप समझ सकते हैं, ऐसे कांटों वाले बीज थे। इस टाइप के आपके कांटों वाले बीज थे, उन्हीं से इनको ये आइडिया आया था बेलग्रो का। पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। तो पौधे तो नहीं घूमते हैं, उनके बीज ही घूमते हैं। तो आप जान लीजिए कैसे उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो जैसे कांटे वाले बीज हैं, आपके कपड़े में चिपक गए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान उनको जाने के लिए किसी प्रकार की टैक्सी की आवश्यकता नहीं है।
हवा में भी उड़कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, पानी में बहकर भी चले जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है और उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। हरी मिर्च, टमाटर और आलू ये आपके दक्षिण अमेरिका से आया है। तो कौन कहाँ से आया है? एक कविता आपके एग्जाम में, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, तो वहाँ से ये प्रश्न बना है कि हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये दक्षिण अमेरिका से आया है। पत्ता गोभी और मटर ये आपके यूरोप देश से आया है। कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी ये आपके अफ्रीका से आया है। देखिए गरीसर झील ये आपके राजस्थान के जैसलमेर में है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का इसका नाम है, इसलिए आपके एग्जाम में ये बनेगा। और दूसरा ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थीं, जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भारी भर जाती थी। यहाँ भारी लिखा हुआ है, काफ़ी मिस्टेक इसमें है, इसको आप सही करिएगा। भारी नहीं होगा, यहाँ पे भर जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार, कभी भी 2 साल में तो कभी 1 बार भी बारिश नहीं होती है। तो जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में 1 या 2 बार होती है, कभी तो साल में 1 भी बार नहीं होती है। तो ये आपके जैसलमेर के लिए अच्छा पॉइंट है। 3-4 पॉइंट जैसलमेर से है और प्रश्न आपके एग्जाम में बनता भी है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती हैं तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे, जैसा उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। तो यहाँ से उत्तराखंड की बात आ गई है। और नई दुल्हन की पूजा कहाँ होती है? तो सीधे आपको याद रखना है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं कुएं और झीलों के सूखने के कारण। इसके आपके एग्जाम में कई टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिला है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा और ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। कुओं और झीलों के बारे में, अलबरूनी के बारे में उसने आगे हम सब आपको दिखाएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। तो पानी का स्तर, ज़मीनी का स्तर जो है ये घट रहा है, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। तो पुराना कुआं और बावली आपका जोधपुर, उसके आसपास बारिश नहीं हुई। यहाँ पॉइंट से आपको पता चलता है। और सीधे कहता है कि फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं और बावली है। तो ये कहाँ की बात किया था? 1986 में जोधपुर की बात की जा रही है। लोगों ने कैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया। तो लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और 200 ट्रक कूड़ा निकाला उस कुएं से। फिर लोगों को वहाँ जो है पानी मिला। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। जब अधिक बारिश होने लगी फिर बावली को उन लोगों ने भूल गए। तो यहाँ ये सभी पॉइंट आपके एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अलबरूनी के बारे में। इसको हमने आपको बताया था कि आगे हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। अलबरूनी हज़ारों साल पहले उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। इससे प्रश्न सीधे बना है और कई बार बना है सीटेट में। उज़्बेकिस्तान, तो अलबरूनी किस देश से भारत आया था? सीधे सीधे यही पूछा गया है, उज़्बेकिस्तान आपको याद रखना है। अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारों पर बनाते हैं। तो अलबरूनी ने भारत में आकर किन चीज़ों को ध्यान से देखा था? ये यहाँ बड़े बड़े पत्थर, लोहे के चबूतरे, तालाब बनाने की कला, ये सभी प्रकार की चीज़ों को उसने देखा।
देखिए, अलबरूनी से आपके प्रश्न आपका एक बनेगा ही बनेगा, वो किस टाइप का बनेगा ना आपको पता ना हमें पता, इसलिए सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली। तो 1973 में उसने लिखा था कि एक स्टाम्प पर लिखी मिली थी कि जो अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। तो जो चीज़ें मिली भी वो आपको स्टाम्प पर लिखी मिली और उनके जन्म के 1000 साल बाद ये मिला था। मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। तो सबसे ज़्यादा खारा किस सागर का पानी है? मृत सागर का। अगले पॉइंट पर चलते हैं। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। हर एक पॉइंट आपकी सीटेट ईवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी अच्छे तरीके से याद करके नहीं रखते हैं तो आपने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। यहाँ अमृत नहीं, मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक का नमक मिल सकता है। मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हमने यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप वीडियो को फटाफट से लाइक करिए। कई सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। उनके मन में क्या विचार है ये हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपने वीडियो देखा है, हर एक कंटेंट आपको एनसीईआरटी के सिलेबस से मिला है, साथ में प्रीवियस ईयर के पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिले हैं जो आपके बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे यहाँ से 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया है। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट हैं। 1 से 2 बार वीडियो को आपको देखना है ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारों तक चली। तो दांडी यात्रा कहाँ चली थी, कब चली थी, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पिछला प्रश्न आप उठा के देख सकते हैं। आपको आसानी से जितने भी पॉइंट हमने आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से कराया है, सभी एक एक पॉइंट आपको प्रीवियस ईयर में मिलेगा। साथ में एनसीईआरटी बुक भी आप उठा लीजिएगा, वहाँ से भी आपको सभी प्रश्न के इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पॉइंट हमने आपको कराया है सभी आपको मिल जाएंगे। मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा सिनकोना, ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला, बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलता है। ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। आपके प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, उसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न आप ढूंढिएगा प्रीवियस ईयर में तो आपको ये भी एक क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न को किस टाइप से घुमा फिरा के पूछा जाता है, उनका प्रकृति क्या होता है, उनका तरीका क्या होता है पूछने का। तो ये भी इम्पोर्टेंट रखता है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कि प्रश्न जो है किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एल्गी शैवाल को कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है। तो ये शैवाल एक तरह की जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स परजीवी होता है जो प्लाज्मोडियम कहलाता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो ये मच्छर से आपको 3-4 पॉइंट देगा मच्छरों के बारे में। उसमें आपको मादा एनाफिलीज जिसके पंख हरे धब्बेदार होते हैं, चिकने होते हैं, इसी टाइप के आपको पॉइंट बना के देगा। उसमें आपको हर एक पॉइंट को छांटना रहेगा जिसमें आपका समय बर्बाद जाता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप उससे पहले सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा जो हमने यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको कराया है। हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं।
तो यहाँ से हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को करिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।